सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित पिछले वीडियो जिसे मैंने एपिसोड 1 के रूप में प्रस्तुत किया था, उसी श्रृंखला में आप सबों के लिए इस एपिसोड 2 में से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर करके प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अनुभवजनित विश्वास है कि आप किसी भी स्तर के प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हो, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित दोनों एपिसोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएगी। आप जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आर्टिकल्स के संकलन और उसके प्रस्तुतिकरण में मैंने कितना काम किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एपिसोड 1 का भी लिंक डाल दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एपिसोड 2। आर्टिकल 153 153 राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 154 के खंड 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156 156 राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में किस तरह की क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, इसका उल्लेख आर्टिकल 157 में किया गया है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेना होता है। तत्पश्चात ही वह अपने कार्य का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 162 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 164 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 164 के खंड 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आर्टिकल 165 165 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 168 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। किसी राज्य के विधानमंडल के गठन के बारे में इस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का गठन करते हैं, जबकि अधिकतर राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल का गठन किया जाता है। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170
विधानसभाओं की संरचना, किसी राज्य में विधानसभा की संरचना क्या होगी, कितने सदस्य होंगे विधानसभा में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में 60 से भी कम विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन उसके बारे में अलग से प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 171 171 विधान परिषदों की संरचना, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 191 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएँ, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। इस आर्टिकल में विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार, प्रिविलेज आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। इस आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसमें राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद राज्यपाल के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के लिए जो प्रारूप निर्धारित है उसके अनुसार वो शपथ लेते हैं। आर्टिकल 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अनुच्छेद 239 क 239 कैपिटल ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। इस आर्टिकल को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया और यह आर्टिकल 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ। 239 क 239 कैपिटल बी संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अनुच्छेद 239 ख 239 बी विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। आर्टिकल 241 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अब हम लोग संविधान के भाग 9 जो पंचायत से संबंधित है उसको देखेंगे। इस भाग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतस्थापित किया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ।
इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आर्टिकल 243 243 इसमें परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। 243A इसमें ग्राम सभा के बारे में उल्लेख किया गया है। 243 कैपिटल बी 243 कैपिटल बी इसमें पंचायतों के गठन का उपबंध किया गया है। इस आर्टिकल के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मार्ग इस आर्टिकल के द्वारा प्रशस्त किया गया है। इसमें 3 स्तर हैं, ग्राम, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। इसी आर्टिकल के खंड 2 के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। आर्टिकल 243 कैपिटल सी पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 डी 243 डी पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 243 झ 243 आई बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बराबर रिपीट होते हैं। इसमें पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो हम याद रखेंगे आर्टिकल 243 आई राज्य वित्त आयोग। 243 के 243 टॉ इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी उल्लेख है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पंचायत या स्थानीय स्तर पर चुनाव का निष्पादन किसके द्वारा कराया जाता है। तो हम कभी भूलवश उसमें भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस प्रश्न के उत्तर को लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंचायत स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण स्थानीय सरकार की व्यवस्था हो या शहरी स्थानीय सरकार की व्यवस्था, दोनों स्तरों पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। 243 जी 243 6 इसमें 11वीं अनुसूची के बारे में उपबंध किया गया है, जिसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। भाग 9 क पार्ट 9 कैपिटल ए इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इस भाग को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इस भाग से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो इस प्रकार हैं। आर्टिकल 243 पी इसमें परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। 243 क्यू इसमें नगरपालिकाओं का गठन से संबंधित प्रावधान है। इस आर्टिकल के खंड 1 के अनुसार 3 प्रकार के नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 243 मौ 243 वाई वित्त आयोग। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जिस प्रकार पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 आई के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया है, वही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। आर्टिकल 243 जेड ए 243 य क इसमें नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए भी निर्दिष्ट किया गया है, संबद्ध किया गया है। अनुच्छेद
243 य घ 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। मैं इसे फिर से रिपीट कर दूं, अनुच्छेद 243 य घ 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। अगला आर्टिकल है 243 ब 243 डब्लू। इसमें 12वीं अनुसूची के बारे में उपबंध किया गया है। इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। भाग 9 ख पार्ट 9 बी, इसमें सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उल्लेख किया गया है और इस भाग को भी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। इस भाग से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है 243 जेड एच, इसमें परिभाषाओं का उल्लेख है, और आर्टिकल 243 जेड आई, इसमें सहकारी समितियों का निगमन से संबंधित प्रावधान है। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 244 244। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित उल्लेख किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 244 खंड 1 के अनुसार 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। 244 खंड 2 के अनुसार 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। अनुच्छेद 246 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 246 कैपिटल ए 246 ए माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध, ए स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इस आर्टिकल को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। आर्टिकल 249 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यह प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 250 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अगला आर्टिकल है 253 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। 267 आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड। अनुच्छेद 269 क 269 कैपिटल ए अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण।
इस आर्टिकल को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 279 क आर्टिकल 279 कैपिटल ए माल और सेवा कर परिषद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, इस काउंसिल की स्थापना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, राइट टू प्रॉपर्टी, और इस आर्टिकल को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें महत्वपूर्ण है 300 क आर्टिकल 300 कैपिटल ए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। आर्टिकल 312 312 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, इसमें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 14 क अधिकरण से संबंधित है, पार्ट 14 ए ट्रिब्यूनल्स, इस भाग को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 2 आर्टिकल है, 323 क 323 कैपिटल ए, यह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 323 ख 323 कैपिटल बी, यह अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित है। 324 आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 326 यह वयस्क मताधिकार से संबंधित है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इसी आर्टिकल में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 330 कैपिटल ए 330 कैपिटल ए लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। इस आर्टिकल को 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से इस आर्टिकल को निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। किसी राज्य के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 332 में किया गया है। आर्टिकल 332 कैपिटल ए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। इस आर्टिकल को भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। इस आर्टिकल में कतिपय अवधि जो समय निर्धारित किया जाता है आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के लिए, उसको हर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बढ़ाना पड़ता है।
सबसे लेटेस्ट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन करके 70 वर्ष के को प्रतिस्थापित करके 80 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। और इस संविधान संशोधन को 25 जनवरी 2020 से प्रभावी किया गया। अनुच्छेद 334 कैपिटल ए महिला आरक्षण लागू होने से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 कैपिटल ए 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इस आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया था। आर्टिकल 338 कैपिटल बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस आर्टिकल को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अभी रिसेंटली रोहिणी कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है उस रोहिणी कमीशन का गठन अनुच्छेद 340 में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में ही किया गया था। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट। अनुच्छेद 342 शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियां। 342 क 342 कैपिटल ए इसमें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग का उल्लेख किया गया है, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और इस आर्टिकल को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था। 343 इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 343 के खंड क के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 क 350 कैपिटल ए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल को संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। 350 ख 350 कैपिटल बी इस आर्टिकल में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में प्रावधान किया गया है। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। इसे हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 356। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन।
अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। इसमें 2 आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर प्रावधान किया गया है। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। आर्टिकल 361 कैपिटल ए संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण। इस आर्टिकल को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था। आर्टिकल 361 कैपिटल बी लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता। इस आर्टिकल को 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 363 कैपिटल ए 363 कैपिटल ए देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। इस आर्टिकल को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35 कैपिटल ए को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान था। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 कैपिटल ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 393 393 इसमें संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया गया है। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। शॉर्ट टाइटल दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 394 प्रारंभ कॉमेंसमेंट। यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो दिन इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिए गए थे। शेष सभी उपबंध 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू किए गए और 26 जनवरी 1950 से ही इस संविधान के अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार संविधान के प्रारंभ की तिथि है। 394 कैपिटल ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395 इस आर्टिकल में निरसन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित रिपील्ड कर दिया गया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूर्व रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आर्टिकल्स से संबंधित शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूटेगा।
अंत में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन प्रदान करें और कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।